तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? नमस्कार, गुड इवनिंग। ठीक है, डन। तो हमने कल वाली क्लास में यहाँ तक अपने टॉपिक्स कर लिए थे कि अगर हम कंज्यूमर के लेवल पर इन्फ्लेशन को मेजर करना चाहते हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर हम होलसेल लेवल पर यानी कि थोक विक्रेता जिस वस्तु को बेच रहा है वहां पर कितनी महंगाई है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर हम लोग प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो पीपीआई, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक के लेवल पर। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और बात करें तो पहले हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की। जैसे अगर हम एक नॉर्मल सा क्रम बनाने की बात करें, एक सिस्टम आने की बात करें, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 की बात करें तो उसमें 3 चीजें होती हैं। आप लोगों का हो गया तो हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों की अगर बातें खत्म हो जाएं तो हम पढ़ना चालू करें। डन है? जिसको क्लास में ऑडियो में वीडियो में दिक्कत है वो क्लास को एक बार रीजॉइन कर लो। ठीक है, चल सब दिख जाएगा। एक सिस्टम होता है बेसिकली कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है जहां पर वस्तुओं का या गुड्स का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। उत्पादन, एक फैक्ट्री है जहां पर वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वो वस्तुएं बनने के बाद जाएंगी, कहां जाएंगी? होलसेल मार्केट में। कहां जाएंगी बेटा? होलसेल मार्केट में जाएंगी, जहां पर जो थोक विक्रेता है, उस वस्तुओं को थोक में बेच रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये जाएगी नॉर्मल हमारी रिटेल की मार्केट में, जहां पर जो बहुत सारे दुकानदार हैं सामान को बेच रहे हैं, और यहां पर मल्टीपल कस्टमर्स यानी कि एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, कई हजार कस्टमर्स इन दुकानों से सामान को खरीद रहे हैं। ठीक है, इन होलसेल मार्केट से दुकानदार यहां पर दुकान खोल के बैठे हैं, वो सामान खरीद रहे हैं। इन फैक्ट्री से ये जो थोक विक्रेता है, होलसेल सेलर्स हैं, वो यहां से सामान खरीद रहे हैं, ये वाले होलसेल सेलर्स। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां से सामान यहां जा रहा है, यहां से सामान यहां जा रहा है, और यहां से सामान अलग अलग कस्टमर के पास जा रहा है। ठीक है, हम जब ये चेक कर रहे हैं कि फैक्ट्री से जो सामान निकल रहा है थोक विक्रेता को, ये सामान पहले से कितना महंगा है, तो हम पीपीआई इंडेक्स का यूज करेंगे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें प्रोडक्शन होती हुई नजर आ रही है। तो प्रोडक्शन के लेवल पर सामान कितना महंगा बाहर जा रहा है, पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जब होलसेल मार्केट से दुकानदार सामान लेने आया और दुकानदार ने देखा कि होलसेल लेवल पर सामान पहले से कितना महंगा है, तो डब्ल्यूपीआई के अकॉर्डिंग, होलसेल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग डब्ल्यूपीआई महंगाई का आंकलन कर रहे हैं। ठीक है, जब ये सामान यहां तक पहुंचा और जो हमारा कस्टमर कौन है? जैसे आप, मैं, हम कंज्यूमर है, जो हम डायरेक्टली जाकर क्या करेंगे? डायरेक्टली जाकर, यार कोई दिक्कत है क्या? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्लास दिख नहीं रही है, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है। एक बार मैं क्लास को रीजॉइन मतलब मैं खुद रीजॉइन कर रहा हूं क्लास को। ठीक है, 2 मिनट रुकिए जरा बेटा, क्लास को मैं खुद रीजॉइन कर रहा हूं।
अब सब लोगों को दिख रहा हूं मैं? आवाज आ रही है, मतलब मैं क्लियर हूं, आवाज आ रही है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये अब भी दिक्कत है? अब ठीक है, क्लियर क्लियर, ठीक है, डन। तो ये अगर हम उत्पादक के लेवल पे, जहां पर प्रोडक्शन हो रही है, उस अगर हम लेवल पे देखेंगे तो ये हमारा पीपीआई, थोक विक्रेता होलसेल मार्केट के डब्ल्यूपीआई। अब जहां पर कंज्यूमर सामान को खरीद रहा है और कंज्यूमर को कितना रियलिटी में महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, वो है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। 5 मिनट हुआ है क्लास को स्टार्ट हुए, जो बच्चा भी एकदम से अभी आए हैं वो 5 मिनट की रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको पढ़ना ही आके अभी, ठीक है, हमने इसको भी आगे जाके पढ़ना ही है दोबारा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं तो फर्स्ट हमारा आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नोट्स में इंग्लिश और हिंदी दोनों अवेलेबल है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाएगा? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है, एमओएसपीआई के अंदर आएगा, ठीक है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, ठीक है, यह आपको यहां पर मिल जाता है। इसके अलावा हम सीपीआई में कैलकुलेट क्या करते हैं? हम सीपीआई में गुड्स, हम सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज, हम सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ही हम यहां पर क्या कर रहे हैं? उसके इन्फ्लेशन को चेक कर रहे हैं। हम दोनों के इन्फ्लेशन को ही चेक कर रहे हैं कि वस्तुओं पर और सेवाओं पर कितनी महंगाई पहले से बढ़ गई है, ठीक है। जो चीजें हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे फूड यानी कि खाना, मेडिकल केयर, ठीक है, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा, जो इंडियन कंज्यूमर आप और मैं, हम दोनों एवरी डे यूज कर रहे हैं, हम दोनों एवरी डे यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा होलसेल, कहां गया? हाँ, नेक्स्ट है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। यहां पर देखो, होलसेल प्राइस इंडेक्स में वस्तुओं पर जो प्राइस चेंज होगा, वस्तुओं पर जो प्राइस चेंज होगा, सिर्फ उसी को मेजर किया जाएगा। डब्ल्यूपीआई में और सीपीआई के अंदर सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि डब्ल्यूपीआई में होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर हम लोग, होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर हम लोग सिर्फ गुड्स पे जो महंगाई हो रही है, वस्तुओं पर जो महंगाई हो रही है, उसको हम लोग चेक करते हैं। सीपीआई पे वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर जो महंगाई हो रही है उसको चेक करते हैं, ठीक है। ये फर्क है बहुत बड़ा। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आएगा, उसके द्वारा डब्ल्यूपीआई को पब्लिश किया जाता है, उसके द्वारा डब्ल्यूपीआई को पब्लिश करा जाता है। यह थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसाय को थोक में बेचे और व्यापार किए जाने वाले सामानों की कीमतों में बदलाव को मापा जाता है। भारत में ऐसा लिखा है कि भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला, लेकिन ये गलत है। भारत के अंदर मेजरली हम सीपीआई को यूज करते हैं, डब्ल्यूपीआई को मेजरली यूज नहीं किया जाता। हम भारत में अब आरबीआई के गाइडलाइन के बाद सीपीआई को मेजरली यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कि सीपीआई में और डब्ल्यूपीआई में क्या डिफरेंस है। क्या दोनों को समझ में आया कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या होता है, या नहीं समझ आया? सर आपकी रेटिंग सबमिट नहीं होती है। हो जाती है यार, नहीं होती मत कर, कोई बात नहीं, छोड़ दे। हो जाए तो बेस्ट है, नहीं हो तो मत कर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? कितना सिंपल तो है। क्या देखो क्या डिफिकल्टी है इसमें, यही तो बोल रहा है कि महंगाई का आकलन करने के लिए, महंगाई का
या इन्फ्लेशन का आंकलन यहां पर करने की बात हो रही है। आंकलन हम दो लेवल पे कर रहे हैं। एक कंज्यूमर के लेवल पर। कंज्यूमर कौन होता है? यानी कि उपभोक्ता। कंज्यूमर वो इंसान है जो डायरेक्टली वस्तुओं को यूज कर रहा है, जैसे आप और मैं। जैसे यहां लिखा मैंने होलसेल, यहां लिखा मैंने होलसेल लेवल पर, यानी कि थोक विक्रेता के लेवल पर। थोक विक्रेता के लेवल पर आपने, अच्छा, अगर आपको टमाटर लेने जाना हो तो आप कहां जाओगे? अगर आपको टमाटर लेने जाना हो तो आप लोग कहां जाएंगे, ये बताइए आप। बोलो। हाँ जी, देखो, सब्जी भी ना बिकेगी दो लेवल पे। हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, वो अपनी सब्जी को जाकर बेचेंगे मंडी में, जाकर बेचेंगे मंडी में। मंडी से सब्जी आएगी सब्जी बाजार में, मंडी से सब्जी आएगी सब्जी बाजार में, ठीक है। किसान यहां पर उत्पादक है, किसान यहां पर उत्पादक है। मंडी में सब्जी बिकेगी होलसेल लेवल पे, यानी कि सब्जी बाजार में जो दुकानदार है वो मंडी से सब्जी लेने आएगा, ठीक है। और सब्जी बाजार में जो उपभोक्ता है, जिसने घर जाकर टमाटर के जाके सब्जी बनानी है, वो उपभोक्ता यहां पर आएगा। तो मंडी में टमाटर कितने महंगे हैं, WPI से चेक किया जाएगा। सब्जी बाजार में कितने महंगे हैं, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से चेक किया जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूमर सब्जी बाजार जाएगा, सब्जी की मंडी नहीं जाएगा। सब्जी की मंडी वो जाता है जो सब्जी बाजार के अंदर सब्जी बेच रहा है। अब समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं? अब बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं? कि टमाटर सब्जी मंडी के अंदर बिक रहे हैं, सब्जी बाजार के अंदर बिक रहे हैं। सब्जी मंडी के अंदर जो टमाटर लेने जाएगा वो दुकानदार जो सब्जी बाजार के सब्जी बेच रहा है। और बाजार में टमाटर लेने जाओगे आप आधा किलो, 1 किलो, इसने घर जाकर सब्जी बनानी है। अब समझ आ गया सब कुछ कि क्या फर्क है दोनों में, ठीक है। वेरी गुड। चलो अब पढ़ेंगे एक बेसिक, थोड़े से हम लोग यहां पर बेटा ऐसे मान लो कि इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। होलसेल प्राइस इंडेक्स पहला पॉइंट है कि थोक विक्रेता में या थोक के लेवल पर जहां पर सामान बिक रहा है, होलसेल लेवल पर जो प्राइस लेवल में चेंज है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स में चेक किया जाएगा। रिटेल के लेवल पर या कंज्यूमर के लेवल पर, रिटेल के लेवल पर, कंज्यूमर के लेवल पर, या उपभोक्ता को कितना महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे यूज किया जाएगा, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स को पब्लिश कौन करेगा? पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री। एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उसके द्वारा WPI को रिलीज किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, यानी कि NSO के द्वारा। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। पब्लिश्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स यानी कि वस्तुओं का, गुड्स यानी कि सिर्फ वस्तुओं का जो प्राइस में चेंज हुआ है, जो महंगाई है वो चेक करी जाएगी। CPI में वस्तुओं, CPI में वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर जो प्राइस में चेंज है वो चेक करी जाएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। बात समझ आ गई? चलिए, वेरी गुड। इसके बाद PPI उत्पादन के लेवल पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वाला, ठीक है।
इसके अंदर भी हमारा जो पीपीआई है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर लेवल पर, उत्पादक के लेवल पर, उत्पादक के लेवल पर, कि जब फैक्ट्री से सामान होलसेल की मार्केट में जा रहा है, जब फैक्ट्री से सामान होलसेल की मार्केट पे जा रहा है तो कितना महंगा जा रहा है, वो पीपीआई से चेक किया जाएगा। मैं आपको एक चीज थोड़ी सी बना के दे देता हूं इसके अंदर, कि आपको नोट्स में ये मिल जाएगा तो आपकी थोड़ी सी टेंशन कम हो जाएगी, समझ में आ जाएगा आपको क्या कहना चाह रहा हूं बेसिकली मैं। जैसे हमने बोला कि एक किसान है, किसान हमारे टमाटर की खेती कर रहा है, किसान टमाटर की खेती कर रहा है, ठीक है। किसान टमाटर की खेती करने के बाद इन टमाटर को जाकर बेचेगा कहां पर? सब्जी मंडी में। कहां पर बेटा? सब्जी मंडी में जाकर इन टमाटर को ये जाकर बेचेगा। सब्जी मंडी में कौन बैठा हुआ है? यहां बैठा थोक विक्रेता, यहां बैठा थोक विक्रेता, जो थोक में सामान बेचेगा, यानी कि जो होलसेल में, यानी कि जो होलसेल में सामान को बेच रहा है। और किसान यहां पर क्या है? किसान यहां पर है प्रोड्यूसर, किसान यहां पर है प्रोड्यूसर, यानी कि किसान यहां पर है बेटा उत्पादक, ठीक है। बात समझ आ गई? अब होलसेल से ये सामान जो बिकेगा वो जाएगा सब्जी बाजार में, ये सब्जी मंडी है, सामान जाएगा सब्जी बाजार में, ठीक है। सब्जी बाजार में बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे दुकानदार उपभोक्ता को, यानी कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, कंज्यूमर को सामान बेच रहे हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारे किसान है, हमारे जो किसान है, वो सब्जी मंडी में, वो सब्जी मंडी में सामान को बेच रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सब्जी मंडी के थोक विक्रेता है, वो सब्जी बाजार के जो दुकानदार हैं उनको सामान बेच रहे हैं, ठीक है। एक सिस्टम यहां ये वाला बन रहा है, एक सिस्टम यहां पर ये वाला बन रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो सब्जी, यहां पर सब्जी बाजार में जो दुकानदार हैं, यहां पर जो सब्जी बाजार में दुकानदार हैं, वो कंज्यूमर को यानी कि उपभोक्ता को, कंज्यूमर को यानी कि उपभोक्ता को सामान बेच रहे हैं। एक सिस्टम यहां जनरेट हो रहा है, ठीक है, एक सिस्टम यहां जनरेट हो रहा है। ये सामान यहां से यहां जाएगा, ये सामान यहां से यहां जाएगा। हम जब महंगाई का आंकलन, हम जब महंगाई का आंकलन या इन्फ्लेशन का मेजरमेंट इस लेवल पे करेंगे, तब हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का को यूज करेंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा रिलीज किया जाता है। क्योंकि यहां पर किसान क्या है? यहां पर किसान उत्पादक है। किसान कितना महंगा सामान सब्जी मंडी के अंदर बेच रहा है, वो पीपीआई में चेक किया जाएगा, ठीक है। होलसेल लेवल पे करूंगा तो होलसेल प्राइस इंडेक्स की, क्योंकि यहां पर होलसेल लेवल पर सामान कितना महंगा बिक रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। यहां पर कंज्यूमर को सामान कितना महंगा मिल रहा है, यहां पर कंज्यूमर को सामान कितना महंगा मिल रहा है, वो मुद्दा है। तो यहां पर करेंगे सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से चेक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से चेक। अब भी अगर डाउट है ना, तो मुझे इतनी इससे ज्यादा आसानी समझाना नहीं आता। मतलब अगर अब भी डाउट है तो मैं इससे ज्यादा आसानी से नहीं समझा सकता। उसके बाद मतलब मैं हार मान लूंगा, ये बात हो जाएगी। बोलो, ठीक है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। WPI, CPI, देन अगेन
सीपीआई हम पढ़ चुके हैं, हमने पीपीआई पढ़ लिया, वेरी गुड। इसके बाद हमारा जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, जैसे एक नाम है हमारी हाइपर इन्फ्लेशन, एक टर्म्स है हमारी हाइपर इन्फ्लेशन, एक है हमारी स्टैगफ्लेशन, एक है डिसइन्फ्लेशन, एक है कोर इन्फ्लेशन, एक है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक है स्क्यूफ्लेशन, एक है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। एक एक करके समझाऊंगा, सिर्फ सुनना और समझना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाइपर इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन रेट, क्या बोल रहा हूं, समझना बात को, जब इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है, कि पहले 10% थी, फिर 15% हो गई, फिर 25% हो गई, फिर 40% हो गई, फिर 60% हो गई। अगर इस तरीके से, ऐसे स्पीड से इन्फ्लेशन, तो छोटी चीज हो गई, अगर इन्फ्लेशन रेट इस स्पीड से बढ़ रही है तो भाई साहब उसे कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि रैपिड, एक्सेसिव एंड आउट ऑफ कंट्रोल जनरल प्राइस इंक्रीज इन एन इकोनॉमी। यानी कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, फिर आती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक सिचुएशन है जहां पर आपको किसी देश में, जहां पर आपको किसी देश के अंदर हाई इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है, हाई इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है, साथ साथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, साथ साथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि महंगाई भी, यानी कि महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है, और बेरोजगारी भी, और बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ रही है। एग्जाम्पल पाकिस्तान, एग्जाम्पल पाकिस्तान। पाकिस्तान एक इस समय ऐसा देश है जहां पर आपको बेरोजगारी तो बढ़ी रही है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी कि कमर टूट जाएगी। स्टैगफ्लेशन में उस देश की कमर टूट गई है, कुछ नहीं बचा देश में, कि उसी देश में हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, हाई इन्फ्लेशन है, और उसकी वजह से स्लो ग्रोथ के विकास बहुत धीरे धीरे हो रहा है, और विकास हो ही नहीं रहा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में विकास हो ही नहीं सकता। जैसे ये फोटो दिख रही है आपको, लिखा है क्लोज्ड, ये सब लोगों को नौकरी से निकाल दिया, इन सब लोगों को नौकरी से निकाल दिया, और इन सब पर इन्फ्लेशन के बादल छाए हुए हैं, इन सब पर इन्फ्लेशन के या महंगाई के बादल छाए हुए हैं। इस प्रकार की सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। हां जी, हमने कल एक पढ़ा था, हमने कल एक टर्म पढ़ी थी, अगर अभी हमारे इस मेरे को मिल जाए तो, ये हमारी फिलिप्स कर्व थी। ये हमारी टर्म है फिलिप्स कर्व, कि महंगाई के बढ़ने से बेरोजगारी घटती है। अगर आपको याद हो मैंने क्या बोला था, कि एक लिमिट के बाद महंगाई के बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ेगी। जब महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है तो बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती भी है, लेकिन अगर एक कंट्रोल्ड महंगाई है तो बेरोजगारी घटेगी, ठीक है। तो ये वही सिचुएशन है, तो ये बेटा वही सिचुएशन है जहां पर महंगाई इतनी तेज बढ़ रही है कि बेरोजगारी भी दोबारा से बढ़ना चालू हो गई है। भारत के अंदर सिचुएशन इस समय संतुलित है, 5% के आसपास इन्फ्लेशन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब दो टर्म होती है, एक डिफ्लेशन, एक होती है डिसफ्लेशन। एक होती है, एक टर्म है जिसका नाम है डिफ्लेशन, एक टर्म है डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। समझाऊंगा दोनों का भी, समझना आराम आराम से क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि जनरल एंड सस्टेन्ड प्राइस डिक्रीज, इरोडेड परचेजिंग पावर, डेट बर्डन वर्सन्स। क्या हो रहा है,
डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, देखो यहां पर क्या बोल रहा है, डिफ्लेशन होता है इन्फ्लेशन का उल्टा, डिफ्लेशन होता है इन्फ्लेशन का उल्टा। क्या होता है? इन्फ्लेशन का उल्टा। इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ता है, डिफ्लेशन में वस्तुओं का प्राइस गिरता है। इन्फ्लेशन के अंदर प्राइस बढ़ेगा, डिफ्लेशन में प्राइस घटेगा, बिल्कुल उल्टा है उसका, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, ये पहला हो गया। ये दूसरी टर्म डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन में क्या हो रहा है कि महंगाई तो देश में है, देश में इन्फ्लेशन तो है, लेकिन इन्फ्लेशन में जो वस्तुओं का मूल्य है, इन्फ्लेशन में जो वस्तुओं का या सेवाओं का मूल्य है, वो बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन में क्या होता है? इन्फ्लेशन में होता है कि इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, यहां लिखा है डिसइंफ्लेशन कि ग्रेजुअल स्लो डाउन इन प्राइस इंक्रीज, कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, डिफ्लेशन को डिसफ्लेशन भी कहते हैं। तो डिसफ्लेशन भी इन्फ्लेशन का उल्टा, लेकिन डिसइंफ्लेशन, यहां लिखा है डिसइंफ्लेशन कि इन्फ्लेशन तो है लेकिन स्लो है, इन्फ्लेशन तो है लेकिन स्लो है। दोनों देखो, दोनों में क्या फर्क है, कंफ्यूज ना होना। एक है डिसफ्लेशन, एक है डिसफ्लेशन, एक है डिस इन्फ्लेशन, दोनों में फर्क है। यहां पर इसमें प्राइसेस कम हो रहे हैं, इसमें प्राइसेस कम हो रहे हैं, इसमें इन्फ्लेशन तो है लेकिन एक स्लो इन्फ्लेशन। क्या है? स्लो इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन तो होगी लेकिन धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता होगी। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, हेडिंग इन्फ्लेशन या हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेड एक होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होती है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन इज इक्वल टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम जो कंज्यूमर के लेवल पर, हम जो कंज्यूमर के लेवल पर इन्फ्लेशन को चेक कर रहे हैं, उसी को एक और टर्म में हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है, उसी को एक और टर्म में हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आता है, यहां पर कंपैरिजन होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन में और कोर इन्फ्लेशन में। अच्छा, कोर का मतलब क्या होता है ये बताओ मेरे को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर, क्या लगता है आपको? बेस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसी भी चीज का बेस, जैसे जैसे हमारी ये धरती है, ठीक है, ये धरती का सबसे जो बिल्कुल अंदर वाला एरिया है उसे बोलते हैं कोर, इसे बोलते हैं कोर। इसकी बाहर की जो परत है इसे बोलते हैं मेंटल, इसे बोलते हैं मेंटल, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट। तो कोर क्या है? कोर धरती का बेस है, कोर धरती का बेस है। ठीक है, तो अगर मुझे भारत में कोर इन्फ्लेशन निकालनी हो, तो जब मैं कोर इन्फ्लेशन निकालूंगा भारत की, तो बात ध्यान रखेंगे बेटा एक, कि मैं कोर इन्फ्लेशन निकालते हुए जो मेरी फूड की वस्तुएं हैं या एनर्जी सेक्टर है, फूड पे जो महंगाई है उसको ऐड नहीं करूंगा, और जो एनर्जी सेक्टर है, और जो मेरा एनर्जी सेक्टर है मैं उसको ऐड नहीं करूंगा।
तो निकल आएगा मेरा कोर इन्फ्लेशन। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, हमारा जो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है, हमारा जो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है, इस हेडलाइन इन्फ्लेशन में उपभोक्ता के लेवल पर, उपभोक्ता के लेवल पर जो देश में महंगाई हम लोग फील कर रहे हैं, जो सीपीआई से हमारी महंगाई निकल रही है, उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। अब इसी के कंपैरिजन में एक होता है कोर इन्फ्लेशन, इसी के कंपैरिजन में एक होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन कहता है कि भाई आप हेडलाइन इन्फ्लेशन से, आप हेडलाइन इन्फ्लेशन में से आप फूड सेक्टर को और एनर्जी सेक्टर को माइनस कर दो। आप फूड और एनर्जी को माइनस कर दो, किसको, फूड और एनर्जी को माइनस कर दो, तो आपका कोर इन्फ्लेशन निकल आएगा, तो आपका कोर इन्फ्लेशन निकल आएगा। द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग द फूड एंड एनर्जी सेक्टर, एक्सक्लूडिंग द, देखो ये जो लास्ट की कुछ टर्म्स है ना, जैसे आपकी ये सारी जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपने आज तक कभी पढ़ी तो है नहीं, तो समझना आसान नहीं होगा। तो मेरी एडवाइस रहेगी आपको कि आप आज की क्लास को एक बार दोबारा भी देखें, क्योंकि ये टर्म्स, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं भैया, ठीक, क्योंकि ये टर्म्स आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गई हैं। और क्या होता है ना, ये सारी टर्म्स अब आजकल एग्जामिनर आपसे ऐसे ही पूछता है कि हेडलाइन को हेडलाइन ही पूछेगा, इसकी हिंदी नहीं पूछेगा, स्क्यूफ्लेशन को स्क्यूफ्लेशन ही पूछेगा, गैलोपिंग को गैलोपिंग ही पूछेगा, हिंदी में गैलोपिंग लिख देगा। तो क्या करोगे, तो क्या करूं, मेरे पास भी चारा नहीं है कोई आपको इसको पढ़ाने के अलावा। बताओ कि पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं, क्या बोलते हो? अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर से निकल रहा है। अब डिफिकल्ट है तो है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, दोबारा देख लेना, एक बार दोबारा समझना बात को, है ना, ऐसा होता है। चलो एक बार कवर कर लेते हैं, फिर देखेंगे कहां पे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, फिर आता है स्क्यूफ्लेशन, फिर आता है स्क्यूफ्लेशन। ठीक है, स्क्यूफ्लेशन implies skewness of inflation among different sectors of the economy. Some goods and services are facing huge inflation, some none और some deflation. बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या बोला इसने, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है मैं आपको समझाया था। देखो ये कह रहा है कि ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है और इसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज हमने इस गोले में डाल दी, सारे गुड्स और सर्विसेज हमने इस गोले में डाल दी। ठीक है, इस गोले में बहुत सारी वस्तुएं हैं, इस गोले में बहुत सारी वस्तुएं हैं। अब भारत देश में तो वस्तुओं की कमी नहीं है कोई भी, ठीक है, और मानो कि ये सारे अलग अलग वस्तुओं के ग्रुप हैं, जैसे मानो कि ये सब्जियां हैं, ये फ्रूट्स हैं, ठीक है, ये फर्नीचर है, ठीक है, मानो कि ये हमारा कुछ ही मान लो है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा हमारा, ये गाड़ियां हो जाएंगी, ये बाइक हो जाएगा, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। ठीक है, अगर सिचुएशन ऐसी बन जाए, अगर सिचुएशन ऐसी बन जाए कि भारत में सभी वस्तुओं पर महंगाई नहीं, प्रियंका बेटा मैं जरा एक बार ये निपटा दूं जो पढ़ा रहा हूं, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ठीक है, अब ये जो अलग अलग वस्तुएं हैं, ये वस्तुओं का ग्रुप है। अब अगर मैं बोलूं कि ये हमारे फल हैं, कि ये हमारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, मैं बोलूं कि ये हमारी वेजिटेबल्स, ये हमारी सब्जियां हैं, ठीक है, ये हमारे दूध दही डेयरी प्रोडक्ट्स हैं,
ये हमारे दूध दही, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, यानी कि यातायात, यातायात यहां पर हम देखने को मिल रहे हैं हमें, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि पूरी इकोनॉमी के अंदर महंगाई नहीं है, लेकिन इकोनॉमी के एक इस सेक्टर में, इस सेक्टर में, इस सेक्टर में और इस सेक्टर में हमको महंगाई देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार की सिचुएशन को, इस प्रकार की सिचुएशन को स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है। अब बताओ, समझ आया कि हमारी जो बहुत सारे सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी के अंदर हैं, उन सब सेक्टर पे महंगाई नहीं है, उनमें से कुछ सेक्टर्स पे महंगाई है। तो इस प्रकार की कंडीशन को स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है। बताइए, समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं? इसमें क्या है, तो इजी है, इसमें कोई डिफिकल्ट थोड़ी है ना। अब मानो कि एक ऐसी सिचुएशन देश के अंदर बन जाए कि इन्फ्लेशन का बादल, अगर ऐसी सिचुएशन अगर देश के अंदर बन जाए कि इन्फ्लेशन का बादल पहले इतना था, अब इन्फ्लेशन का बादल इतना बड़ा हो गया है, अब आगे बढ़ते 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 इन्फ्लेशन का जो बादल है वो इतना बड़ा हो गया है कि उससे बच पाना मुश्किल है, कि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जिसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, जिसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। ऐसा कुछ देशों में हुआ भी है, जैसे ऐसा एक बार जिम्बाब्वे में हुआ था, ऐसा एक बार वेनेजुएला में हुआ था, ये दो कंट्री का नाम है। वहां पर महंगाई इतनी बढ़ गई, वहां पर महंगाई इतनी बढ़ गई कि भाई साहब इन्फ्लेशन कम हो ही नहीं रही है। तो अगर किसी देश में इस प्रकार की कंडीशन है तो उसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है, तो उसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जरा एक बार कमेंट बॉक्स पे लिखना है इसको, गैलोपिंग, गैलोपिंग, जरा लिखो कमेंट बॉक्स में एक बार कि क्या कहा जाता है। गैलोपिंग कहते हैं, गैलोपिंग, 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 लिखो जरा एक बार। वेरी गुड, बहुत अच्छा। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है? वेरी रैपिड इन्फ्लेशन, बहुत तेजी से बढ़ने वाली इन्फ्लेशन, जिसको रिड्यूस करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। इसे कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इसके बाद पहला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति का स्तर पैसे की आपूर्ति को बढ़ाएगा, घटाएगा, कोई चेंज नहीं, या नन ऑफ द अबव? क्या बोलोगे? बोलो भैया, क्या आंसर होगा? बोलो जी, क्या करेक्ट आंसर है इसका? क्या बोलना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे दोस्त? इंक्रीज, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या बोल रहा है इसने? यहां पर इसने बोला है कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। राइट आंसर इज ए, इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के अपोजिट है? इनमें से इन्फ्लेशन की अपोजिट क्या है? वेरी गुड, राइट आंसर इज डिफ्लेशन, राइट आंसर इज डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन की अपोजिट है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट रिजोर्ट्स टू डैश टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। अगर सरकार ने मुद्रास्फीति को कम करना है तो इन चारों में से क्या करेगी? सरकारी खर्च कम कर देगी, सरकारी खर्च को बढ़ा देगी, रेपो रेट को कम कर देगी, इनमें से कुछ नहीं। वेरी गुड। अगर सरकार अपने खर्च को कम कर देगी, अगर सरकार अपने खर्च को कम कर देगी, ठीक है,
उस केस में क्या होगा, उस केस में मनी सप्लाई मार्केट में गिर जाएगी और मनी सप्लाई मार्केट में गिरने से आपकी इन्फ्लेशन कम हो जाए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, अगर मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज्यादा है और वस्तुएं खरीदने के लिए कम है, कि पैसा ज्यादा वस्तुएं कम, तो इस केस में आपको इनमें से क्या देखने को मिलेगा? ये क्वेश्चन आते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है और फ्यू गुड्स, खरीदने के लिए कम चीजें, तो क्या हो जाएगा? मार्केट में वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड के बढ़ने से अगर वस्तुओं का मूल्य बढ़े, डिमांड के बढ़ने से अगर वस्तुओं का मूल्य बढ़े, तो करेक्ट आंसर इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज द करेक्ट आंसर। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन ये बेटा, इन्फ्लेशन का चैप्टर हमारा यहां पर खत्म हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को पढ़कर मजा आया होगा। राइट, एक दो डाउट थे, बच्चों ने कमेंट की, जरा मैं देख लेता हूं। आप लोगों को डाउट पूछ लो बेटा। ठीक है, सर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होने से इन्फ्लेशन नहीं बेटा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होने से इन्फ्लेशन कम होती है। सर पीपीआई बेटा, पीपी आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, लेबर ब्यूरो के अंतर्गत, लेबर ब्यूरो के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आपका ये आता। सारे आंसर सही हैं, वेरी गुड अंकित, थैंक यू सो मच अनिकेत जी। सर पाकिस्तान में स्टैगफ्लेशन क्यों हुआ? बेटा पाकिस्तान में स्टैगफ्लेशन इसलिए हुआ क्योंकि वहां की जो सरकार है ना, वो निकम्मी सरकार है, अपनी अर्थव्यवस्था को मैनेज नहीं कर पाई। प्रियंका क्वेश्चन लेंगे, सर बता दो कि पवन मोरल सर की बुक ली थी स्टैटिक जीके की, तो क्या आपकी बुक भी लेनी पड़ेगी? बेटा स्टैटिक जीके अलग बुक है और हमारी जो बुक मैंने लॉन्च करी है बेटा, वो अलग बुक है। अगर आप में से किसी ने अभी तक बुक को परचेज नहीं किया तो जाकर बुक को ले लीजिए। मैं आपको दिखाया जाऊँ दोनों बुक में फर्क क्या है। जैसे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में चले जाइए, उसके एंड में जाइए, ये आपको बुक मिल रही है सामान्य अध्ययन। इस बुक में देखो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके, ये इस बुक के 6 पार्ट है। तो स्टैटिक जीके इसका एक पार्ट है, एक पार्ट। इसके अलावा जो पूरी की पूरी जीएस है वो इस बुक में कवर करी गई है। जिन बच्चों को एसएससी और रेलवेज की जीएस को लेकर बहुत दिक्कत रहती है, ये बुक आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये बुक अभी सिर्फ हिंदी में है, इंग्लिश में अभी इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि इसको आने में समय लगेगा। हिंदी लेकिन ऐसी है, अगर आप ले लेंगे तो आपको हिंदी समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगी। रेलवेज, एसएससी और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए ये आपकी एक बेस्ट आपकी बेटा ये बुक है। बच्चे अभिषेक जो वीओडी है वो महापैक के अंदर मिलता है। सिर्फ अगर लाइव क्लास का बैच लिया है तो वीओडी नहीं मिलता, लेकिन क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है। ठीक है, हाँ जी, आपको जल्दी मिल जाएंगी महापैक। अब जिस बच्चे ने महापैक लिया है, महापैक के अंदर बुक्स ये वाली नहीं आएगी आपको। ठीक है, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप अभी ले लीजिए, आज ले लीजिए बेटा। बाय नाउ क्लिक करिए, डिस्काउंट कोड लगाइए Y724S, अप्लाई कीजिए। 299 के अंदर आपको ये बुक मिल रही है अभी। और मेरे अकॉर्डिंग इस फीस के लिए, मतलब जो इस बुक का प्राइस है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि महंगा है, महंगा है। मार्केट में जाओ तो 500 रुपए की बुक है, मार्केट के अंदर 500, 300, 750 रुपए तक की बुक है जीएस की। हमने इस बुक को सिर्फ 295 के अंदर बनाया है। अगर आप एप्लीकेशन से लोगे तो आपको बुक पड़ेगी 295 की। डिस्काउंट कोड लगाइएगा Y724, एंड में लगेगा S। जीएस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, आप ये बुक ले लो, बुक का पेज खोलकर आप पढ़ो, आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं।
सारा का सारा वहीं सिर्फ टीचर बोलता रहेगा और उसको टिक करते रहो। जो टीचर पढ़ाएगा उससे एक्स्ट्रा बुक में दिया होगा, कम नहीं दिया होगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है अपनी, ठीक है। हाँ जी बेटा, ये बुक जो बच्चा बुक लेगा, एक तो बुक उसके घर पर आएगी और बुक लेते ही इस बुक की आपको ई बुक बिल्कुल फ्री एज अ गिफ्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, बाय बाय। चलिए।